कि अभी कई सारे जेंजी प्रोटेस्ट हुए थे हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल, इसका काफी अच्छा एग्जांपल है। म्यांमार है, बांग्लादेश इसका एक नया उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर करप्शन और ऐसी चीजें आई है, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट देखने को मिले। और अब तो जेंजी लोग भी काफी अवेयर हो चुके हैं अपने राइट्स को लेकर, तो एक अच्छा पहल यहाँ पर जारी है। अब एज ए जेंजी आपकी सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं कि सरकार को किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? ऐसे कंसेप्ट भारत जैसे देश में लैग करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट है, इस धरती ने काफी वॉरें देखी हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और रीजनल वॉर्स भी। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नमस्ते व्यूअर, हम सभी को ये लगता है कि आज की जेंजी जनरेशन केवल टेक्नोलॉजी के पीछे भागते रहती है, लेकिन आज हम एक ऐसे ही जेंजी से बात करने वाले हैं जो हम लोगों के साथ अपने नेचर से रिलेटेड एक्सपीरियंस को शेयर करेगा। हमारे साथ इस समय है मानवेंद्र सिंह बिष्ट, जो कि अभी 12th के एग्जाम इन्होंने दिए हुए हैं और इन्होंने लास्ट ईयर अपनी एक बुक भी आपका लिखी हुई है। उस बुक का टाइटल द ऑक्सीजन काउंटडाउन है। आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारे जो फ्यूचर है उसको चेंज कर रही है। हम जैसे ऑक्सीजन काउंटडाउन कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट आपका क्या है? तो मानवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में और इस पॉडकास्ट के लिए मेरे को इन्विटेशन दिया। जी, तो मानव, सबसे पहले ना हम ये जानना चाहेंगे, जो आपकी बुक है जो ऑक्सीजन काउंटडाउन है, ये कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या? ये टाइटल द ऑक्सीजन काउंटडाउन नेचर से इंस्पायर्ड है कि कैसे आज की चीज़ों को, जो नेचर है, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कैसे फिर उसकी एट्रोसिटीज हमें झेलनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन सर्वाइवल और उसके किए गए नतीजों पर बेस्ड है। ओके। कैसे डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे जो मैन मेड इफेक्ट्स हैं आज हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि नेचर में ये पहले से नहीं थे, इनको बनाया गया। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल कंसेप्ट है। ओके। लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स है वो रियल। तो अब यहीं पर जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे हम अगर आपकी बुक के थोड़ा सा कंसेप्ट को ही समझें, जैसे हम साई-फाई मूवीज के बारे में हम जानते हैं, या जो ये कंसेप्ट है, या जो हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि जो आपकी जैसी जनरेशन है, जो इस टाइम पे जेनजी जनरेशन है, वो इंटरनेट में ही आपका घूमते रहती है। वो कभी नेचर के प्रति उसमें इतना जो है वो भाव नहीं है। दैट्स ट्रू। हाँ, तो वो कहाँ से आपके अंदर, कहाँ से वो आया फिर ये भाव जो है? सर, अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो जो भी चीज़ हमें दी गई है हमारी नेचर ने ही हमें दिया है। चाहे फिर वो ज़मीन हो या फिर खाने की चीज़ें हो, मतलब A to Z सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसका बेस जो है वो नेचर। तो आज का जो यूथ है, जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ों का जो कंसेप्ट है वो लैक होता है। क्योंकि आज हमें सब चीज़ें पहले से ही मिली है, मटेरियलिस्टिक दुनिया है, सब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। इंटरनेट आ चुका है, अब तो 6G आ गया है और कुछ सालों बाद 7G आ जाएगा। तो इस फील्ड में नेचर और जो ह्यूमंस और नेचर का जो टच है, ये कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है। और आज तो आप देख रहे होंगे सर, AQI भी इतना खराब हो गया है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, अपनी पीक पर है। अब एयर प्योरीफायर्स जैसे कंसेप्ट आ गए, बल्कि पहले के ज़मानों में पेड़ पौधे ही वो काम कर देते थे, बिकॉज इट्स वो एक नेचुरल सिंथेसाइजर्स थे। लेकिन आज हम AQI मशीन्स ला रहे हैं जो कि लाइक आराम से 10 से 20,000 के बीच में आती है, एक अच्छी कंपनी की। तो कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि अपने घर में आप ऐसी मशीन्स लगाओ जिससे आपकी एयर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। बट ये कहीं सुनने में नहीं आता कि आप पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, जिससे जो हवा है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी साफ हो। क्योंकि ये जो हम डिवाइसेस लगाते हैं तो शॉर्ट टर्म यूजेस के लिए है। कहीं ना कहीं इसी को बढ़ावा दिया गया है किताब में भी, और एक ऑक्सीजन की जो इम्पोर्टेंस है उसको प्रमोट किया गया। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की और जो ये नेचुरल डिजास्टर जिसको हम आजकल कह रहे हैं, ठीक है? तो ये एक दूसरे के साथ ही है, टेक्नोलॉजी नेचर के साथ ही है कि इसके अगेंस्ट में आपका खड़ी हुई है? डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सर कंधे से कंधा मिलाए अगर वो चले तो ह्यूमंस को उसका काफी बेनिफिट मिल सकता है। पर आज की डेट में हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शंस जब भी होते हैं बिल्डिंग्स के, तो पेड़ काटे जाते हैं। जापान में कंसेप्ट है कि पेड़ों को वहां से जड़ से उखाड़ कर कहीं और प्लांट कर दिया जाता है। ऐसे कंसेप्ट भारत जैसे देश में लैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं किताब में भी इस चीज का बढ़ावा है कि आप पेड़ लगाएं, और एक काफी सिंपल लेकिन काफी इफेक्टिव तरीका है जिससे हम लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटी को सस्टेन कर सकते हैं। तो किताब में एक ऐसा हमने इन्वायरमेंट बनाया है जहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है अर्थ का, वो समय के साथ साथ डिप्लीट हो जाता है, घटते जाता है। कैसे एक वायरस पूरी दुनिया को ओवरटेक कर लेता है, और कैसे एक साइंटिस्ट का पास्ट उसमें काफी मैं कहता हूँ हेल्पफुल रहता है। तो वो चीजें हमने किताब में पूरी लाइक रखी है। अच्छा, ठीक है।
तो मानो थोड़ा सा आप बुक से अलग हटके हम पर्सनल आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जैसे आपने अभी मुझे बताया कि आपने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप आपका एक जो है वो सब्जेक्ट आपका रहा है। तो जनरली अगर हम देखेंगे अभी शुरुआत में ही लोगों का जो मन होता है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं होता है, वो या तो आईआईटी की तैयारी कर रहा है या वो नीट की तैयारी कर रहा है। तो आपका जो ये झुकाव है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ किस साइड से आया? सर हर बच्चे पे डिफरेंट कैलिबर होता है। कोई बाय बर्थ आईआईटी के लिए बना होता है या कोई बाय बर्थ डॉक्टर, मतलब उसका एक स्पेसिफिक एम होता है कि यार हमें को इस एम में आना है। तो मेरा झुकाव कहीं ना कहीं बिजनेस में एट अ वेरी यंग एज, मैंने जब क्लास 10th में मैं था, क्लास 9th में था, तो वहाँ से ही मैंने वेंचर स्टार्ट करना अपना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहला वेंचर हमने गोवा में खोला। अच्छा। फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट करी। आज उसका नाम जूलियन क्रेस्टन कंपनी है एंड वी आर सर्विंग मोर देन 10 क्लाइंट्स इंटरनेशनली। ओके। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को और मजबूत करने के लिए और एक रोबस्ट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गुड चॉइस। ओके, ठीक है। तो अभी आप जैसे अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं, किस तरीके से उस पर कर रहे हैं? बेसिकली गूगल, मेटा, एआई इन सब का यूज़ करके हम क्लाइंट्स के लिए ऐड लगाते हैं। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ही हम जितने भी ऐसे टूल्स हैं, नेविगेशन टूल्स, इससे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और एक बेटर रैंकिंग सिस्टम हम अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। तो अभी हम उसी में कर रहे हैं एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड अ बिजनेस बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके, ठीक है। अब जो आप जैसे ही जो और स्टूडेंट हैं जिनको अगर उनको भी अपनी एक बुक लिखने का मन हो तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? सर एक तो एक किताब लिखने की जर्नी होती है, उसमें आप सारे आइडियाज़ को जॉट डाउन करते हैं और आप एक ऐसा सिनेरियो बनाते हैं, अगर वो फिक्शन है, कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मैंने साइंस फिक्शन लिखी थी तो मेरे को कई सारे डायलेमास आए कि अगर मैं इस वायरस को ऐसे करता हूँ तो उसका रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि फिक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, जो आप लिख रहे हो उसका एक सेंस होना चाहिए। ओके, और वो सेंस जो रियल लाइफ है उससे बाइंड करना चाहिए। तो डिलेमास तो आते हैं सर, बट हाँ, इसको टेक्निकल भाषा में राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। तो जितने भी जो यंग राइटर्स हैं और जो प्लान कर रहे हैं अपनी किताब लिखने का, तो उनको एक ही सजेशन है कि आप अपने आइडिया पे डबल काम करो। मतलब आप पहले तो लिखो, फिर उससे चेक करो कि जो आप लिख रहे हो क्या वो रियल लाइफ से लाइक अवॉइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अगर आप एक साइंस फिक्शन जैसी किताब लिख रहे हैं। बाकी अगर आप एक नोवेल लिख रहे हैं या नॉन फिक्शन पे लिख रहे हैं तो वो तो पर्सनली आपकी लाइफ के ऊपर बेस्ड रहता है। ओके, ठीक है। अब यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन, पहले अगर हम जो आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब आप जैसे डिलेमा की बात कर रहे हैं ना, तो जो आपने बुक लिखी है उस बुक में और जो हम रियलिटी देख रहे हैं कि जैसे हम खुद कह रहे हैं कि जो आपका टेक्नोलॉजी है वो शायद अभी उतना नेचर को बेनिफिट नहीं कर रही है, ठीक है। अगर हम जैसे इस टाइम पे आपका जैसे ईरान में आपका जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे उतनी बमबारी जो है वो आपकी हो रही है अभी, हालांकि किसी ने वो कैलकुलेट किया ही नहीं कि इन्वायरमेंट को कितना आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वॉर से सर कभी पीस तो आया नहीं है और ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। हाँ, इस धरती ने काफ़ी वॉरें देखी हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और रीजनल वॉर्स भी। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अभी रिसेंटली की न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की कैपिटल में बॉम्बिंग कर दी जहाँ पर 400 सिविलियन की वहाँ पर मौत हुई है। मौत हुई है वो तो अलग चीज़ है सर, बट उससे नेचर को कितना इम्पैक्ट हुआ है, कितना उससे कार्बन एमिशन हुआ है, वो भी एक अलग चीज़ है जिसको कोई मद्देनजर नहीं रखता। वो सभी देखते कि लोगों की मौत हो गई, बट इतना इन्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ है वो कोई कैलकुलेट नहीं करता। इसका एक ही सोल्यूशन है कि अवेयरनेस होनी चाहिए और अवेयरनेस कहीं ना कहीं लैग कर रही है। एक सोशल मीडिया के थ्रू और एक ऑफलाइन भी एक पहल स्टार्ट करनी चाहिए वर्ल्ड गवर्नमेंट को, जिससे पीस को सस्टेन करा जा सके। तो यही मोटो रहा है सर यंग जनरेशंस का। अगर आप देखें कि अभी कई सारे जेंजी प्रोटेस्ट हुए थे हमारे नेबरिंग कंट्री, नेपाल इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, म्यांमार है और भी अभी बांग्लादेश इसका एक नया उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर करप्शन और ऐसी चीज़ें आई है तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट देखने को मिले और अब तो जेंजी लोग भी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं अपने राइट्स को लेकर। तो एक अच्छा पहल यहाँ पर जारी है। बस इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अब यहीं से जो आप कह रहे हैं कि वहां पर ये जो है जेनजीज के आपके जो है आंदोलन वहां पे हुए थे, अब एज ए जेनजी आपकी सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं कि सरकार को किस क्षेत्र में काम करना चाहिए या आपकी क्या सोच है इस बारे में? सर कई सारे टॉपिक्स है, कई सारे सेंसिटिव टॉपिक्स है। जैसे यूजीसी का एक्ट आया था उस पर काफ़ी बात हुई, रिजर्वेशन पे काफ़ी बात होती है और चाइल्ड एजुकेशन पे काफ़ी बात होती है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे काफ़ी बात होती है। वुमेन्स की सेफ्टी अभी भी इंडिया में एक टॉपिक ही बन चुका है, एक मुद्दा बन चुका है
जिसको पार्लियामेंट में कभी नहीं उठाया गया। और आज अभी कई सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। एक यही मतलब रिक्वेस्ट रहती है गवर्नमेंट से कि चाइल्ड एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दे, अवेयरनेस फैलाए जो रूरल एरियाज हैं, क्योंकि अभी भी भारत के कई पार्ट्स ऐसे हैं कंट्री साइड्स में बेसिकली जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँच पाई है। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, जो टीचर है भी तो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो बच्चा कहीं ना कहीं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा वहाँ लेता है, जो कि अच्छी बात भी है। बट लोकल लेवल में एक इनिशिएटिव सरकारों को स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे, क्योंकि सर जैसे कि मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको बताया भी था कि एक देश का भविष्य उसके टीचर्स होते हैं। जैसा वो अपने बच्चों को बताते हैं वैसे ही उस कंट्री का स्ट्रक्चर, उस ढाल उसी बेसिस पे बनता है। तो क्वालिटी टीचर्स और क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, ये प्राइम कंसर्न होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब एज ए साईफाई राइटर हम बात करें या आपकी इमेजिनेशन की हम बात करेंगे, तो आपको आने वाले टाइम पे अर्थ का जो फ्यूचर है वो किस तरीके से दिखता है? ये काफी एक ऐसा क्वेश्चन है जो वेरी कर सकता है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में लाइक अगर ऐसे ही पेड़ कटते गए और ऐसी ही डेवलपमेंट होते गई, तो जो अभी हम AQI देख रहे हैं उससे काफी खराब हो सकते हैं। इसका एक ही ये है कि हम जितने ज्यादा पेड़ उगा सकते हैं उतने लगाए, और जितना ज्यादा हम कार्बन जो एमिशन है, कार्बन यूसेज उसे कम कर सकते हैं, तो इट इज द ओनली सोल्यूशन टू इट। बाकी अवेयरनेस, जैसे कि मैंने पहले कहा था, वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मानो देखिए, मैं आपको ना एक बार भी जब आप कार्बन एमिशन की बात कर रहे थे, हमारे इसमें पॉडकास्ट में एक गेस्ट पहले भी आपके आए हुए थे, वो वहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग की जो है वो बात आपका कर रहे थे कि आने वाले टाइम पे जो कार्बन ट्रेडिंग है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस सरकारों के बीच में, सरकारों के बीच, हाँ, मतलब वो हम लोकल लेवल पे नहीं होगा, वो सरकारों के लेवल पे होगा। उनका एक वहाँ पे, जैसा आप कह रहे हैं, उनका भी यही कहना था कि जो इस टाइम पे हम जैसे लोग हैं उनको अपने जो खाली पड़ी जमीन है वहाँ पे पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि उनको आने वाले टाइम पे वही जो पेड़ है वो उनको पैसा कमा के, क्योंकि डेवलपमेंट तो होना ही है। काफी एक अच्छा और एंगेजिंग टॉपिक है, और बिल्कुल इसे सरकारों को प्रमोट करना चाहिए और इसे ग्लोबल इनिशिएटिव बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हर एक घर में एक पेड़ होगा तो डेफिनेटली उस एरिया की AQI तो कम होगी और खर्चा भी काफी कम आएगा। ओके, ठीक है। तो चलो मानो, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब लास्ट में, जो आप जैसा ही यूथ है या जो आपसे अभी छोटे हैं, आप अभी 12th में है, अभी कुछ 11th में है, 10th में है, तो उन लोगों को आप क्या एक संदेश देना चाहोगे? संदेश सर यही रहेगा कि एक थोड़ा अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने देश के प्रति और एक अपने वेलबींग के लिए भी आप जितनी कम गंदगी हो सके वो करें। प्लास्टिक का यूज है, क्योंकि अगर हम अभी भी देखें सड़क में कहीं ना कहीं चलते फिरते हमें गंदगी दिखी जाती है, तो अगर आप उसे ठीक कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जो नेचर है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सर हमें नहीं पता कल क्या हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है, किसी ने फ्यूचर नहीं देखा, एंड नो वन हैज प्रेडिक्टेड द फ्यूचर। तो वो हमारे हाथ में ही है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं और कैसे उससे दूसरों का बेनिफिट कर सकते हैं। तो यही पहल रहेगी कि अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखे और एक अच्छी मेंटालिटी के साथ देश को आगे ले जाए। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपने बताया। अब मेरा ना एक अंदर से मेरे मन में क्यूरियोसिटी है कि आपका जो लाइफ, जो डेली रूटीन है वो कैसे है? आप बहुत अच्छी बातें यहाँ पे कर रहे हो। थोड़ा अगर हम बात करेंगे कि आप अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रहे हो, जिस उम्र में आप आज हो, हम जब उस उम्र में थे तो हमें पता नहीं था कि क्या करना है। हम तो ये थे कि 12th के बोर्ड एग्जाम हुए, अब 2 से 3 महीने की छुट्टी है। हाँ नहीं, ये आपने सही कहा, क्योंकि आपके जमाने में इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आप मतलब ये रियलिटी है कि हमें पता नहीं था कि देश विदेश में क्या चल रहा है। आज का जेंजी इज मोस्टली वो अवेयर है कि क्या चल रहा है। आजकल तो मैं ऐसा देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे MEN में पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस में। उनको काफी अच्छी जीके की नॉलेज है एंड दे आर डूइंग गुड फॉर देयर कम्युनिटी, यू नो। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी जो पढ़ाते भी हैं यूट्यूब में, और कुछ लोग अपने कोर्सेज सेल करते हैं, दे आर डूइंग बिजनेस एंड दे आर डूइंग गुड। तो मेरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द यू नो जो ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं जो जेंजी है, इंडिया के ही नहीं अब्रॉड के भी देखा जाए तो दे आर डूइंग वेरी गुड एज ऑफ देयर एज। तो उनको प्रमोट भी करा जा रहा है सरकारों के द्वारा। अभी हम देख रहे हैं कि मन की आवाज़ जो हमारे प्रधानमंत्री जी लाते हैं, उसमें हमने देखा कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ्स। तो हाँ, ऐसी इनिशिएटिव्स आने चाहिए। अभी तो जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार हैं उसमें भी हम देखते हैं कि ऐसे काफ़ी अच्छे बच्चे जो इनोवेशन करते हैं, जो साइंटिस्ट, मतलब आप मानिए एक चाइल्ड साइंटिस्ट है, आज लोग डिस्कवरी कर दे रहे हैं, यू नो। तो हाँ, अच्छा लगता है ऐसा देखकर कि ये जो जनरेशन है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो आपका रूटीन क्या है फिर? आप कैसे अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हो? आजकल तो सर जैसे छुट्टियों का समय है,
तो मोस्टली अभी मैं अपनी दूसरी किताब पे काम कर रहा हूँ. ओके. सो आई एम राइटिंग अ न्यू नोवेल दिस टाइम. थोड़ा कॉमेडी टाइप की एंड थोड़ा उसमें ह्यूमर डालने का, क्योंकि मैं नया नया जॉनर ट्राई करते रहता हूँ. ठीक है. तो इस बार मैं तो एक किताब पे अपना काम कर रहा हूँ, एंड दूसरा आई एम प्लानिंग टू मेक अ शॉर्ट मूवी ओके. ऑन वुमेन एम्पावरमेंट में, महिला सशक्तिकरण पे हम एक शॉर्ट फिल्म बनाने का इसमें मेरा भी वो है, तो उसकी स्क्रिप्ट अभी जा रही है. ओके. ठीक है. अब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप शॉर्ट्स देखते हो या लॉन्ग वीडियोस में देखते ज्यादा? रील्स शॉर्ट्स ज्यादा देखते ही हो. ठीक है, तो मतलब आप हो उन्हीं जेन जी की तरह, लेकिन हाँ, आप ऐसा तो नहीं करते बिंज वॉचिंग, कुछ भी आ रहा है उसको देख लें या पर्टिकुलर कुछ चीज आपको देखनी है? मतलब वो तो आपकी फीड पे डिसाइड करता है, आप जिस तरीके का कंटेंट देखते हो फिर उसी तरीके की रील्स आपको रिकमेंड होती हैं. तो मेरे उसमें तो जीके वगैरह थोड़ा चलता रहता है, फिर थोड़ा गेमिंग वगैरह का भी उसमें इंटरेस्ट है, तो ऐसा. ठीक है. अब यहीं पे एक क्वेश्चन और है, जो आज आप हो उसको उसमें होने में आपकी फैमिली का और आपके जो स्कूल का है उसका क्या योगदान है? सपोर्ट तो रहता है सर, क्योंकि एक इनिशियल स्टार्ट तो आपको लेनी पड़ती है. तो मैंने तो क्लास 9th में स्टार्ट किया था, और वो तो आउट ऑफ फन स्टार्ट हो गया था कि मैं लाइक ऑनलाइन स्टोरीज वगैरह लिखता था, तो लोगों को पसंद आई, तो दे स्टार्टेड परचेसिंग इट, तो वहाँ से थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ. फिर मेरे को आइडिया है कि यार अगर मैं लिख ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं एक बुक पब्लिश कर दूँ. तो जो किताब मैंने लिखी थी ऑक्सीजन काउंटडाउन, उसको इसका मतलब बेस सेट हो गया था 2020 में, जब कोविड टाइम चला था. ये आइडिया मेरे मन में कोविड टाइम में ही आया था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है. तो अगर आप किताब पढ़ोगे तो उसमें कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कोविड टाइम से इंस्पायर्ड है. अच्छा. तो बट लिखते लिखते फिर 6 साल बीत गए, और फिर 5 साल बीत गए, 2025 में फिर सितंबर के टाइम इसको पब्लिश किया गया. अच्छा. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आपको मतलब किसी भी जो यहाँ पर रिव्यूअर है उसको ये बुक लेनी हो या आपसे कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट कर सकता है वो? इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकता है, और अगर उनको किताब लेनी है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे मेजर प्लेटफॉर्म्स में ये अवेलेबल है. ओके. और अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि इस किताब को पैन इंडिया भी हम ऑफलाइन अवेलेबल करा पाए, तो पब्लिशर से बात चल रही है. ओके. चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मानवेंद्र आपका यहाँ पे आने के लिए. sir. तो व्यूअर्स, अगर आपको मानवेंद्र से कनेक्ट करना है या मानवेंद्र की बुक आपको लेनी है तो उसके सारे लिंक्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आई होप आपको मानवेंद्र के जीवन से थोड़ा सा इंस्पिरेशन जरूर आपको मिली होगी. अगर आपको इंस्पिरेशन यहाँ पे मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को किसी ऐसे साथी तक शेयर करें जिसको इसकी जरूरत हो. हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद.